हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन हो सकता था, और हम लोगों ने ऑर्गेनिक में बहुत सारी बातें रखी थी कि हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जहाँ पर हमने बात रखी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे लिए क्या होता है, या फिर हम ग्राफिक फार्मूला की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। फिर अपन लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग की बात चल रही थी कि किस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने कॉपी पन्ने पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए और पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे समझ में आए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इस समय आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, एक एक चीज़ अपन लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहेंगे। ठीक है, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरीज है, जो रिएक्शंस है, हम लोग एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तभी हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना। क्योंकि 11th क्लास वाली जो भी पार्ट 11th क्लास का है, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या फिर मैथ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12th के लिए, है ना। और 11th 12th पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद अगर हम लोग हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो वहाँ के लिए, है ना, वहाँ पर कभी भी 11th 12th की चीज़ें यूज़ हो जाती है। इस वजह से हमें 11th 12th में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोगों ने बात रखी थी कि अगर हम 2D रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक, अभी तक जितना भी हम लोगों ने किया, जो भी हम रिप्रेजेंटेशन देखे, वहाँ पर हम क्या किए कि हम लोग 2D की बात कर रहे थे, है ना। वहाँ पर हम ऐसा नहीं देख पा रहे थे कि 3D वाला कैसा होता है ना। लेकिन देखिए, एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो 3D में होता है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक कार्बन ऐसे हो, ठीक है, ये हम कार्बन बोलते हैं। तो मीथेन की बात करते हैं, मीथेन, है ना, CH4 मेरे पास है। तो ऐसा हो सकता है कि एक हाइड्रोजन हो जो कि आपकी तरफ हो, है ना। देखिए, कार्बन का मतलब क्या है, ये कार्बन का 2D प्लेन हो गया है। ठीक है, अब कार्बन से हाइड्रोजन आपकी तरफ भी हो सकता है, कार्बन से बाहर भी निकला हो सकता है, हाइड्रोजन पीछे भी हो सकता है, और हो सकता है कि हाइड्रोजन इस कार्बन के प्लेन में ही हो। ठीक, तो देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या है ना, एक्चुअल में वो 3D में होते हैं, है ना। अपन लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि उसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल्स का। ठीक, तो हम लोग को ये 3D रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, है ना, क्योंकि अपन लोग का बोर्ड या फिर कॉपी तो 2D है। तो 2D में हम लोग 3D को कैसे समझें, तो 3D को समझने के लिए हमारे पास जुगाड़ है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से मॉलिक्यूलर मॉडल्स होते हैं, है ना। अपन लोग लैब में या फिर क्लासेस में मॉडल्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, तो मॉडल्स की बात कर लेते हैं। फिर अपन लोग आएंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। तो हम लोग की हेडिंग रहेगी आज 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऐसे लिख लें आप, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 3D का मतलब हम जानते हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। देखिए, 2D का क्या मतलब होता था अभी तक। 2D का मतलब समझ सकते हैं हम लोग, सर्कल। ठीक है, जैसे कि एक्चुअल एग्जांपल, जो हमारे पास बोतल का ढक्कन होता है, बर्नी का जो ढक्कन होता है जिसमें अचार रखते हैं हम लोग, ठीक है, वो ढक्कन क्या है, वो 2D है ना। 2D में देखिए, हम एक्सिस की बात करते हैं। 2D में मेरे पास 2 एक्सिस हुआ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एंड वाई से मिलकर जो ये प्लेन बन रहा है ना, ये वाला प्लेन, ये प्लेन, ठीक है, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, 2D, ये 2D है। ठीक, जैसे कि मेरा बोर्ड क्या है, एक्स एक्सिस एंड इधर वाई एक्सिस, तो बोर्ड मेरा 2D है ना। लेकिन हम बात करने वाले 3D की। 3D का एग्जांपल मैंने लिया मिठाई, जो लाल वाली मिठाई होती है ना, वो क्या है, स्फेयर है, वो क्या 3D में है ना। जैसे कि अगर बोर्ड मान लीजिए, बोर्ड ऐसे आगे निकल जाए, बाहर आ जाए, तो हम बोलेंगे भाई साहब ये 3D है। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्यूब होता है, वो भी क्या 3D है। ठीक, इसका मतलब है कि 3D में 3 एक्सिस होती हैं, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई एंड ये वाला जेड, है ना। एक्चुअल में क्या है कि ये जेड वाला एक्सिस बोर्ड के बाहर है ना, लेकिन हम लोग को बोर्ड तो 2D है, तो उस पर हम इस तरीके से दिखाते हैं, है ना, ऐसे। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि यहाँ पर है, कहाँ पर है, बाहर। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मुझे देखिए कैसे जाना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, एक्स एक्सिस, है ना, एक्स का मतलब वो जो दीवार से हम चल रहे हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर वाला वाई एक्सिस, फिर हम ऊपर आएंगे जेड एक्सिस। ठीक है,
तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं 3D की, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस और इसी से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे। तो हम लोग बात करने वाले 3D की, ठीक, किस तरीके से देखते हैं, है ना। तो ये थोड़ा बहुत 3D का है, मॉलिक्यूल्स पे आते हैं ना, इन सब चीज़ों पे नहीं आते, ठीक है। 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज़ करेंगे, नोटेशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन लोगों ने बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखा था कि हम लोग एक सिंगल बॉन्ड का यूज़ कर रहे थे, ठीक। कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे। एक शेप की बात करते हैं, जैसे कि ये शेप है ना, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, वेज, है ना, वेज। हम लोग दो शेप यूज करेंगे, एक को हम बोलने वाले सॉलिड वेज, इसको हम सॉलिड पूरा पेंट कर देते हैं, ठीक है। इसे मैं बोलूँगा सॉलिड वेज, ठीक। सेकंड हम यूज़ करते हैं डैश, इसी को अगर मैं डैश डैश कर दूँ, ठीक, इसे मैं बोलता हूँ डैश वेज, डैश्ड वेज, है ना। तो 3D में कंपाउंड को दिखाने के लिए हम लोग वेज शेप का यूज़ करते हैं, है ना, सॉलिड वेज एंड डैश वेज, ठीक। 3D का मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 3D में हो सकता है ना। अगर मैं इस तरीके से देखूं, कंपाउंड यहाँ पर रखा है, तो हो सकता है कार्बन, है ना, बोर्ड को ले लेते हैं, हो सकता है कि कार्बन बोर्ड के प्लेन में हो, है ना, एक हाइड्रोजन बोर्ड से बाहर निकला हो और एक हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे हो और दो हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल देखें हम लोग, जैसे CH4 है, मीथेन जैसे है, ठीक है। अब मीथेन में आप देखो, ये कार्बन है, ठीक, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, है ना, एंड ये एक हाइड्रोजन, और एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बना देता हूँ, अच्छा लगे। है ना। तो इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में आना चाहिए। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे ही मैं बोल रहा हूँ 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अच्छा, इस डैश का मतलब क्या है ना, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक। सॉलिड का मतलब क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस सॉलिड हाइड्रोजन का मीन्स क्या है कि अगर कार्बन इस बोर्ड के प्लेन में हो तो ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर है ना। मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, हम यहाँ पे खड़े होकर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या है, बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और ये डैश्ड हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि यह हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है ना। और जो सिंगल बॉन्ड से दिखा है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ ही बोर्ड के प्लेन में है ना। तो ये हो गया, तो इससे मैं ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या है, टुवर्ड्स फ्रॉम ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना। और ये दोनों वाले बॉन्ड, है ना, ये किस प्लेन में, बोल प्लेन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग का 3D यूज़ होगा तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, सॉलिड वेज या फिर डैश्ड वेज। डैश का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सॉलिड का मतलब क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ये हो गया मीथेन का मॉलिक्यूल। और सिंगल बॉन्ड का मीन्स क्या है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के प्लेन में ही है, मतलब बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड पे ही है, ठीक। तो अपन लोग ऐसे यूज़ करते हैं, है ना। तो पहले आप हेडिंग लिख लो, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें 2 शब्द लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए लिखना स्टार्ट करिएगा।
लिखिएगा इन 3D रिप्रेजेंटेशन, इन 3D रिप्रेजेंटेशन, इन 3D रिप्रेजेंटेशन we use wedge shape, we use wedge shape for represent organic compound। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, इन 3D रिप्रेजेंटेशन वी यूज़ वेज शेप, है ना, ऐसे वेज शेप फॉर रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सॉलिड वेज इज यूज्ड फॉर, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सॉलिड वेज इज यूज्ड फॉर solid wedge is used for observing, solid wedge is used for observing towards observer, solid wedge is used for observing towards observer, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, डैश्ड वेज, डैश्ड वेज is used for observing, dashed wedge is used for observing away from observer, is used for away from observer, है ना, is used for away from observer। ठीक, तो इतना हो गया। तो आप लोग ये लिख लें, पहले ऐसा बना लें वेज शेप, सॉलिड वेज बना लें, डैश्ड वेज बना लें, इसके नीचे इसका मीनिंग लिख लें, है ना, इसके नीचे इसका मीनिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, फिर हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे मीथेन का इस तरीके से। ठीक, सही है। अब इसमें एक आध दो एग्जाम्पल पूछते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा बना लें आप लोग, जिस तरीके से बोला वैसे आप लोग लिखते जाएँ। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें, एक एग्जांपल और बनाएंगे हम लोग। ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम बता सकते हैं कि कितने कार्बन, है ना, सेम प्लेन में है और कौन कौन से टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है एंड कौन कौन से अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है ना। तो मुझे बताना है कि पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे नंबर ऑफ़ क्या बताना है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स, है ना, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और मुझे बताना है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड सेम प्लेन ऑफ कार्बन, है ना। ठीक, ये बताना मुझे। तब देखो कैसे बताएंगे। मुझे बता, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन एंड ये भी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है ना। इस वाले कार्बन से दिख रहा है आपको, कार्बन मैंने लिखा है, हाइड्रोजन का मैंने शो नहीं किया, इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से हैं, है ना। एक हाइड्रोजन दिखा रहा है कि वो डैश से है। ठीक है, इसका मतलब कि सेकंड वाला हाइड्रोजन सिंपल सिंगल बॉन्ड से है। यहाँ पर देखिए दोनों सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है एक सॉलिड वेज से है, एक सॉलिड वेज वाला हाइड्रोजन है एंड एक सिंपल हाइड्रोजन है,
सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, है ना। और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, देखिए ऐसे भी यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी वजह कन्फ्यूज ना होइएगा। ये H और मैं ऐसे भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक, इस तरीके से। तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। देखिए टूवर्ड्स ऑब्जर्वर कौन कौन से, सॉलिड वाले, जैसे देखिए 1 2 ही कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, है ना। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर देखिए 1 2 ये भी है, देखिए 1 2, इस तरीके से समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, है ना। सेम प्लेन में कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है जो कि सेम प्लेन में है, 8 हाइड्रोजन है जो कि सेम प्लेन में है, ठीक है ना। 2 to 4 4 to 6 एंड 7 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पर 2 to 4 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से। तब तो हम लोग देख लेंगे ना कि डैश का मतलब अवे फ्रॉम, सॉलिड का मतलब टूवर्ड्स, है ना, एंड सिंपल सिंगल बॉन्ड का मतलब सेम प्लेन ऑफ द बोर्ड, है ना, सेम प्लेन ऑफ द पेपर जिस पे हम लोग लिख रहे हैं, या फिर सेम प्लेन ऑफ द कार्बन, ठीक है। ये चीज़ इसको ज़रा कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, है ना, हेडिंग ख़त्म हो गई। हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल्स, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, ठीक है। देखिए सिंपल मॉडल का मतलब ही क्या होता है। देखिए अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और उसकी हम कल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि वो कैसी दिखती होगी, तो अपन लोग मॉडल के थ्रू उसको समझते हैं, है ना। जैसे कि ईश्वर है, गॉड है, किसी ने देखा तो है नहीं, है ना, तो उनकी हम लोग मूर्ति बनाते हैं। तो मूर्ति क्या मॉडल है। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद ऐसे भगवान दिखते होंगे जो हमने मॉडल बनाया है, ठीक है। इस तरीके से अगर जैसे मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो 3D में है ना। अच्छा 3D में क्या होता है ना कि फिक्स होता है, जैसे कि एक कार्बन हो गया तो हाइड्रोजन उसके साथ किस एंगल पे है वो एंगल फिक्स होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, है ना, एक फिक्स शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, ठीक है, कि कितने एंगल पे हाइड्रोजन है, कितने एंगल पे CH बॉन्ड है, ये सब चीज़ें फिक्स होती है ना। लेकिन जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लगता है, वहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, जो कि 2 अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है, ठीक। तो वहाँ पर कोई एंगल नहीं है। जैसे HCl, जैसे कि NaCl की बात करते हैं, HCl नहीं NaCl, तो NaCl में क्या कि Na+ और Cl-, ये 2 चार्ज पार्टिकल है ना। तो इनके बीच में फोर्स, जैसे Na+ यहाँ रखा है और Cl- कहीं पर भी रखा हो, मतलब Na से किसी भी एंगल पर रखा हो तो फोर्स लग जाएगा, है ना। मतलब कि आयनिक कंपाउंड में कोई शेप फिक्स नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना, वहाँ पर शेप फिक्स होता है कि किस एंगल पे होगा। तो मुझे एंगल वाली बात भी करनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की, ठीक है। अब देखिए मॉडल्स में क्या होता है कि अपन लोग वुड के मॉडल्स, है ना, प्लास्टिक के मॉडल्स यूज़ करते हैं, जिसमें से हम यूज़ कर रहे हैं, पहला का नाम है फ्रेमवर्क मॉडल, इसे हम बोल रहे हैं फ्रेमवर्क मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल में क्या है ना कि ओनली हम लोग बॉन्ड्स को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि इस तरीके से ये हम लोग का वो वुड है या फिर प्लास्टिक का मॉडल है। इस तरीके से हम लोग केवल बॉन्ड को दिखा रहे हैं, किसी भी हम लोग एटम को यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दें। ठीक, ये हो गया। जैसे कि CH4 था ना, कार्बन
और 1 2 3 4 हाइड्रोजन। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रेमवर्क मॉडल, है ना। ओनली हम बॉन्ड्स को दिखाना चाहते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड को दिखाऊँ, इसका मतलब मेरा बॉन्ड है, ये बॉन्ड को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल हो गया और इसके साथ एटम, एक एटम ये, और ये मेरे पास वैसे ही मॉडल, एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। एटम ये और ऐसे एटम ये, ठीक है ना। तो मेरे पास इस तरीके से प्लास्टिक की बॉल्स होते हैं या फिर वुड की बॉल होती है, और ऐसे मेरे पास ये मॉडल होता है जहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से सेट करके दिखाते हैं कि ये मेरे पास एटम है और एक बॉन्डिंग हुई है और ये एटम मेरे पास लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मॉडल में एटम को भी दिखाना है, ये एटम है, एटम को दिखाना है और बॉन्ड को दिखाना है ना, तो इस तरीके से हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ, इसे हम बोलते हैं बॉल स्टिक मॉडल। क्या बोलते हैं, बॉल स्टिक मॉडल, ठीक है। यहाँ पर हम बॉल से मॉलिक्यूल को, बॉल से एटम्स को दिखा रहे हैं, है ना। एक और होता है, मान लीजिए मुझे एटम के साइज को भी प्रेफर करना है कि एटम का साइज कितना होगा, ठीक है ना। तो अपन लोग यूज़ करते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। क्या चीज़, स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक। अब स्पेस फिलिंग मॉडल का मतलब क्या है, मुझे एटम के साइड को भी कंसीडर करना है। तो मान लीजिए ये एटम, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तो किस तरीके से दिखेगा, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेस फिलिंग मॉडल, जहाँ पर मुझे एटम के साइड को भी कंसीडर करना है और साथ ही साथ बॉन्डिंग को भी, है ना। दरअसल ये वो 4 एटम है, 1 2 3 4, ये वाले 1 2 3, ये 4, है ना। यानी बीच वाला एटम ये है जो बड़ा सा है साइज में, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोग मॉलिक्यूलर मॉडल्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो हेडिंग लिख लें और 2-4 लाइन लिख लेते हैं इसमें, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग अपने लिखा मॉलिक्यूलर मॉडल, इसमें लिखिएगा पहले वो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर फिजिकल डिवाइसेस, मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर फिजिकल डिवाइसेस that are used for better visualization, and perception of three-dimensional shapes of organic molecules, है ना। Molecular models are physical devices that are used for better visualization and perception of three-dimensional shapes of organic molecules, ठीक है। लिख लिया। पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग फ्रेमवर्क मॉडल। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रेमवर्क मॉडल। चाहो तो आप डायग्राम बना लो, उसके बाद लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा इन द फ्रेमवर्क मॉडल only the bonds connecting the atoms in the framework model, only the bonds connecting the atoms of molecule, only the bonds connecting the atoms of molecule, है ना, atoms of molecule, and not the atoms themselves are shown, and
नॉट द एटम्स themselves आर सोन। ठीक है, तो पहला ये मॉडल है जहाँ पर अपन लोग ओनली बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ना कि एटम्स के सोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग बॉल स्टिक मॉडल। क्या लिखेंगे हम लोग? बॉल स्टिक मॉडल, ऐसे लिख सकते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक है, इसमें लिखिएगा दिस मॉडल एम्फेसाइजेस, दिस मॉडल है ना, इसमें लिखेंगे दिस मॉडल एम्फेसाइजेस द पैटर्न ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल सॉरी जो बोला वो लिखना ही नहीं है ना। हेडिंग लिखेंगे हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक, जो लिखा उसको काट दीजिए, फिर से लिखते हैं हम लोग, है ना। इसमें लिखेंगे हम लोग इन दिस मॉडल, है ना, इन दिस मॉडल बोथ द एटम्स एंड बॉन्ड्स आर सोन। इन दिस मॉडल बोथ द एटम्स एंड बॉन्ड्स आर सोन। ठीक है, इन दिस मॉडल बोथ द एटम्स एंड बॉन्ड्स आर सोन। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि एटम्स एंड बॉन्ड्स सोन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग स्पेस फिलिंग मॉडल। मुझे पता थोड़ा बहुत फास्ट हो रहा है, आप पॉज करके देख सकते हो, है ना। स्पेस फिलिंग मॉडल, यहाँ पर हम लोग बात रखेंगे स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, इसमें लिखिए द स्पेस फिलिंग मॉडल, द स्पेस फिलिंग मॉडल emphasizes the relative size of each atom, है ना। The space filling model emphasizes the relative size of each atom, relative size of each atom, है ना, based on its each atom based on its van der Waal radius, based on its van der Waals radius, है ना। bonds are not shown in this model, bonds are not shown in this model। ठीक है, bonds are not shown in this model। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी कि 3D मॉलिक्यूल्स की किस तरीके से 3D मॉलिक्यूल का विजुलाइजेशन हो सकता है ना। कैसे अपन लोग वेज और सॉलिड वेज एंड डैश्ड वेज का यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, 3D मॉलिक्यूल को, है ना। एंड 3D मॉलिक्यूल को अपन लोग फिजिकली ऑब्जर्व करने के लिए किस तरीके से हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने बात करी कि फ्रेमवर्क मॉडल, है ना, एंड बॉलिस्टिक मॉडल एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक, चलिए इसमें एक वर्ड आया था वान डर वाल, है ना, जो कि अपन लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेते हैं, है ना। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं हम लोग, वान डर वाल रेडियस की बात करते हैं, है ना। ठीक, ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आज ही। ठीक, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, है ना। दरअसल क्या है कि छोटी वीडियोस ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है ना। अपन लोग एक वीडियो में कम से कम 3-4 टॉपिक ख़त्म कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप थक चुके हो तो वीडियो पॉज करके पानी वानी पी लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक, फिर लेक्चर को यहीं बंद करते हैं, है ना। देखिए जो भी चीज़ें हैं ना, हम चाहते हैं कि जैसे कि ऑफलाइन होता है ना वैसे ही अपन लोग फील दें, है ना। कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं इसे रफ कर रहा हूँ तो उसे एडिट करके हटा दूँ, सेम क्लास वाले फील होनी चाहिए। इस वजह से अनकट वीडियो रखते हैं, है ना। जैसे चौक गिर गई तो मैं उसे उठा रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि मैं उठाते हुए इस चीज़ को सीन काट दूँ, है ना। ये सब चीज़ें नहीं, तो बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में होता है ना वही सब हरकतें करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या बात करते हैं हम लोग? टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है ना। एंड सॉरी शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, ये चीज़ है। देखिए मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, किस तरीके से 4 होती है वही हम आज देखने वाले हैं।
एंड शेप की बात, जैसा कि अभी हम लोग रखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, 3D में हो सकते हैं। तो जब भी 3D में होगा तो उनका एक पर्टिकुलर शेप होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल होगा, ठीक है। किस तरीके से हम लोग ये बता पाएंगे, चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि भाई साहब अगर ये कंपाउंड है मीथेन है तो इसका शेप क्या होगा, है ना, या फिर इथेन का शेप क्या होगा, ठीक, उसी पर बात करने वाले हैं। देखिए इस टॉपिक के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर होता है 11th क्लास का, उससे कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोल दिया था जो कॉन्सेप्ट मुझे यूज़ करना होगा फिजिकल केमिस्ट्री का या फिर इनऑर्गेनिक का, वो हम लोग उसी टाइम पढ़ लेंगे, है ना। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखिए थोड़ी बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर इससे पहले हम बात करें तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, उसका डायरेक्ट 11th में मिलता है। मुझे पता है कि मेरे पास सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं, है ना। मैटर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटम से, है ना। एटम से कॉम्बिनेशन से मेरे पास मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से मेरे पास सब्सटेंस बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो एटम के लिए भाई साहब क्या कहानी है, ठीक है। अब एटम के पीछे बहुत सारी कहानी है, हम फिलहाल उस पर नहीं जा रहे हैं, मॉडल्स पे, है ना, एक्सपेरिमेंट पे, छोटी मोटी बातें। देखिए अगर ये एटम है, एटम नहीं बन रहा है ना, अब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मुझे पता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होता है ना, एंड इस ऑर्बिट में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। मेरा क्या न्यूक्लियस है, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर ये जो पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्बिट। दिस सर्कुलर पाथ है इज नोन एज ऑर्बिट, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ सेल, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो कहानी मुझे क्या समझनी है उसको हम देखते हैं। कहानी मुझे ये समझना है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास सेल होता है, सेल या फिर ऑर्बिट, है ना। अब ये सारी चीज़ें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे भी, ठीक है। सेल के अंदर, अब सेल को अपन लोग KLMN से शो करते हैं, है ना, आपने पढ़ा हुआ KLMN, इस तरीके से, है ना। अब देखिए सेल के अंदर ना सब सेल होता है ना। ये चीज़ 9th क्लास में नहीं बताई जाती है ना, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। अब सब सेल में हम होता है SPDF, ठीक है। सेल के अंदर क्या, सब सेल। अब देखिए सब सेल हम SPDF होते हैं, 4 सब सेल होते हैं, है ना। डिटेल से हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब ये हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं ना, SPDF। अब हर सब सेल के अंदर ना कमरे होते हैं, है ना। कमरे का मतलब ऑर्बिटल, इसके बाद क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इस ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लेना है कि जैसे कि S सब सेल हुआ, है ना, S सब सेल, है ना। अब ये चीज़ें फिक्स होती हैं कि S सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, ये क्या है, इसे मैं बोल रहा हूँ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को ऐसे हम शो करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से, ये है ऑर्बिटल। और अपनी जनरल भाषा में बोलते हैं हम कमरा, है ना, इसके पास कमरा है। अब इस कमरे के अंदर ना एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। ये सारी बातें कहाँ की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको सुनना है, ठीक है ना। सब सेल के अंदर क्या ऑर्बिटल, एंड एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसे हम ऐसे स्पिन अप एंड स्पिन डाउन करके शो करते हैं, ठीक। फिलहाल अभी हमारे लिए मुद्दे क्या बात है कि भाई साहब सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। S सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल, ऐसे P सब सेल के अंदर, P सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, कितने वैसा 3 ऑर्बिटल, ठीक है ना। मुझे पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसका मतलब कि 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी थोड़ा बहुत काम पड़ेगा, यूज़ होगा, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग का सब सेल में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे मैं क्या बोल रहा होता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
अब देखिए sp हो गया, ऐसे डी में होते हैं 5 सबसेल, सॉरी 5 ऑर्बिटल, है ना। sp हो गया ना। अब बात करते हैं डी की, हालांकि इतना भी हमें यूज़ नहीं है। डी सबसेल में कितने हो गए? 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे एफ सबसेल में कितने हो जाएंगे? 7 ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर ऐसे कहानी होती है। तो फिलहाल अभी आप ऐसे कॉपी कर लेते हैं, अभी आप कॉपी कर लो, ऐसे बना लो आप, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे लिख लो आप हेडिंग वगैरह, न्यूक्लियस हो गया, ऑर्बिट हो गया, है ना। एंड डी वाला पार्ट लिख लो, एंड एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स, है ना। डी में कितने ऑर्बिटल्स, अभी मैं ये मान चल रहा हूँ आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है ना। डी में 5 ऑर्बिटल, अगर आपने पढ़ा सब कुछ आपको पता ही है। एफ में 7 ऑर्बिटल्स एंड इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, है ना। दीज आर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एंड ये भी क्या है भाई साहब? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं, ठीक है। फिल करते हैं अपन लोग, है ना। ये हो गया, जरा इसको कॉपी करें, मैं रफ करता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। ठीक, चलिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मीथेन का। एग्जाम्पल मेरे लिए है मीथेन, ठीक है ना। देखिए मीथेन में क्या CH4 है ना, ठीक। अब देखिए मैं ये जानता हूँ कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग है ना। कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ठीक। उसकी बात, तो इसके लिए मुझे चाहिए ना, कार्बन में कितना होता है भाई साहब? अगर मैं बात करूँ एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, 6 एंड ये 12, ठीक है ना। तो जेड कितना होता है कार्बन के लिए? 6, ठीक। अच्छा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने पढ़ रखा होगा, है ना। 1s 2s 2p, ठीक है ना। अभी शायद आपने ना पढ़ा हो, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन से क्या है कि जो मेरे सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ना। अभी हमने देखा कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 to 4 हो गए, मुझे 6 फिल करने हैं तो यहाँ पे 2 मैं कर दूँ, 2 to 4 to 6, है ना। इस तरीके से ये हो गया। अगर आप इसमें देखो ना, जो ये लिखा है ना, अच्छा इसका मतलब समझना होता है कि जो सबसे पहले लिखा है ना, जो न्यूमेरिकल में लिखा है ना, ये हम लोग को शो करता है ऑर्बिट को। किसको? मेरा ये शो करता है सेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। और जो ये S लिखा है ना SPDF, ये क्या शो करता है? सब सेल को, ठीक है। और जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं, ये वाले नंबर्स ना, ये मुझे बता रहे होता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। तो कार्बन के लिए मैं जानता हूँ कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकता हूँ 1s2 2s2 2p2, ठीक। अच्छा, ये मेरा ब्लॉक को बताता है। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल की, है ना। आउटर मोस्ट सेल का मतलब जो सबसे बाहर का सेल है, ठीक। क्योंकि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स पे क्या नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ना। तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊँगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ती है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है ना। 12th क्लास का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करते हैं, वहाँ पर हम सीखते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से मैं दूर जाऊँगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगने वाला अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता हूँ, है ना। हम हमेशा बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल की, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से ही ना मेरे लिए काम चलता है, मैं वहीं से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकता हूँ। अब जो अंदर वाले सेल्स हैं, है ना, वहाँ पर तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊँगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, है ना। फिर बात करते हैं हम लोग स्क्रोडिंजर वेव मॉडल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये सब, ठीक। तो मुझे क्या देखना है? मैं बात करता हूँ कि जो आउटर मोस्ट सेल है ना, उसकी मैं बात करता हूँ, है ना। एंड आउटर मोस्ट सेल मैं कैसे देखता हूँ? इस न्यूमेरिकल वाले नंबर से जो आगे लिखा है, तो यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, तो आउटर मोस्ट क्या होगा? 2 वाला होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर वाला, ठीक है। तो अगर जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी जो ऑर्बिटल वाली पोजीशन है मैं उसको लिखता हूँ,
इसे हम लिखते हैं सी ग्राउंड स्टेट, इसे मैं बोलता हूँ ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो स्टेट अभी मेरी मुझे दिख रही है, ग्राउंड स्टेट मतलब स्टेबिलिटी वाला स्टेट है ना। जैसे कार्बन पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, कार्बन पे कोई चार्ज ही नहीं है ना। इसका मतलब कि अभी क्या है, एटम न्यूट्रल जो होता है, एटम न्यूट्रल होता है ना। तो ये जो स्टेट है ना, इसे मैं बोलता हूँ ग्राउंड स्टेट है ना। तब देखिए एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की अभी मैंने बात की, एस सबसेल की, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है ना। तो ये 1 ऑर्बिटल एस वाला, 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। फिर पी ऑर्बिटल, पी सबसेल की मैंने बात की है ना, इस तरीके से पी में 3 ऑर्बिटल है ना, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन से ही फिल है, कितने 2 हैं है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का मेरे लिए एक रूल है ना, वुंड्स का रूल को फॉलो करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कैसे करते हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ना, सब में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना होता है। तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, सेम स्पिन या फिर अपोजिट स्पिन के साथ में, ठीक। ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों को एक ही में लिख दूंगा, नहीं, ये मेरा रूल नहीं है ना। सबसे पहले सभी कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद उसका रिपीटेशन होगा, मतलब पेयरिंग होगी है ना। ये हुंड्स का रूल होता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि पी में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करूँगा, 1 and 2, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, ठीक। अच्छा, अब देखिए जितने अनपेयर्ड है ना, मैं उतने ही बॉन्ड बना सकता हूँ। अच्छा, बॉन्डिंग कैसे होती है, शेयरिंग वाले में एक बंदा आया, एक इलेक्ट्रॉन रखा, दूसरा बंदा एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना। तो अभी देखिए आप कितने अनपेयर्ड है, यहाँ पे एक ही तो अनपेयर्ड है। तो हाइड्रोजन का जो एस वाला ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसका जो एस वाला ऑर्बिटल है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना शेयरिंग करके एक बॉन्ड बन सकता है, एक बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में सिंगल बॉन्ड बनाता है। लेकिन मुझे तो पता है मीथेन भाई साहब, मीथेन CH4 है, 4 बॉन्डिंग होती है। तो 4 बॉन्डिंग कैसे होगी उसकी बात करते हैं हम लोग। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर C स्टार, इस स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है, EXCITD, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेशन का मतलब क्या है, कार्बन को मैंने, कार्बन के एटम को है ना, मैंने क्या किया, हीट दिया, एनर्जी दिया है ना। अब एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी से ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट वाले सेल में, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, ये भी सेल था, ये भी सेल था, इसके अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स थे है ना। जब मैं हीट दूंगा, जब एनर्जी दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और अपने नेक्स्ट वाले सेल में, नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं है ना। तो मैं एक्साइट दूंगा ना, अगर मैं हीट दूंगा, एक्साइट करूंगा, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये सब, है ना, जो यहाँ पर मुझे यूज़ करना है। तो आपने देखा, जब मैं एक्साइट करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक पहुँच के ये वाला कूद के इधर आ जाएगा, मतलब इसको मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूँ, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, एक इसका वाला और इधर आ गया है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब कि अब हाइड्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन के जो 4 हाइड्रोजन हैं अपने अपने सिंगल बॉन्ड का यूज़ करके, एस ऑर्बिटल का यूज़ करके बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट मेरा केमिकल बॉन्डिंग का भी है, अच्छे से वहाँ पर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि कार्बन भाई साहब एक्साइटेड स्टेट में, एक्चुअली में वो एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्डिंग करता है ना, ग्राउंड स्टेट में तो एक ही बॉन्डिंग कर रहा था है ना, ऐसे। तो अब हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन अपने क्या करेगा, ऑर्बिटल्स लाएगा और यहाँ पर फिल करेगा इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाइड्रोजन वाले। तो ऐसे बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से देखा ना आप लोगों ने। अब यहाँ से मैं देखूँ तो 1 2 3 4 मुझे ऑर्बिटल मिले। क्या चीज़, 4 ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक। एक तो ये वाला एंड ये वाला, ये और ये, ठीक है ना। तो जो ये 4 ऑर्बिटल है ना, इसे मैं बोलता हूँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक।
तो ऐसे कार्बन क्या हुआ, 4 बॉन्डिंग किया, है ना। अब मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि कार्बन की, अब देखिए हर डबल बॉन्ड का मतलब क्या, एक एक सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है ऐसे, है ना। चलिए अब इस हाइब्रिड का वर्ड का मतलब क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक। चलिए आज के लिए हमने देख लिया कि टेट्रावैलेंसी कैसे होती है। टेट्रावैलेंसी मैंने ये समझा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की बात की हमने, एक्साइटेड स्टेट की बात रखी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि शेप्स के बारे में क्या चक्कर होता है और किस तरीके से अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।